वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। आज हो गई है 21 मई 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 347 तक पहुँच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नेशनल टेस्ट अभ्यास एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इनमें से देखिए, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है नेशनल टेस्ट अभ्यास, वो यूपीएससी सिविल सेवा और राज्य की पीसीएस सेवा जैसी परीक्षाओं में लगे विद्यार्थियों को मॉक टेस्ट की सुविधा प्रदान करती है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। इसे देखिए, इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया मतलब डेवलप किया गया है। अच्छा, डेवलप किया इसने और लॉन्च किया इसने। किसने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्रेडिट लिया। तो करेक्ट है बिल्कुल, दोनों के दोनों 3 और 2 तो करेक्ट हैं। अब पहला देखते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा राज्य की पीसीएस सेवाओं के विद्यार्थियों को मॉक टेस्ट उपलब्ध कराती है क्या? ये गलत है पहला स्टेटमेंट। ये जी मेंस और नीट वालों के लिए हैं, तो केवल 2 और 3 सही हो जाएगा इसका। तो देखिए, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। लॉन्च किया किसने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ये जो एप्लीकेशन है वो जी मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट उपलब्ध कराती है, ना कि यूपीएससी सिविल सेवा राज्य की पीसीएस सेवाओं वालों को। गलत है। ये एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। इसने छात्रों को पूरा टेस्ट करने के बाद तुरंत भी रिजल्ट मिल जाता है कि उनके कितने अंक आए, कितने उनके क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के बाद बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रवात अम्फान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये न्यूज़ में अभी चक्रवात अम्फान। तो सुपर चक्रवात अम्फान लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज गति से भारत के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है और भारतीय मौसम विभाग ने इसके प्रभाव के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जल्दी से इंडिया का मैप बना के देखते हैं। तो कहाँ बढ़ रहा है ये? दक्षिण पूर्व की ओर। पूरब ये है, दक्षिण ये इधर बढ़ रहा है क्या? गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है यहाँ। और चेतावनी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दी गई है, ना कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सुपर चक्रवात अम्फान लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज गति के साथ भारत के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ना कि दक्षिण पूर्व की ओर। गलत है पहला स्टेटमेंट। और ये सुपर चक्रवात जो अम्फान है, साल 1999 में उड़ीसा में आए सुपर चक्रवात हिट के बाद पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में आने वाला पहला सुपर साइक्लोन है या चक्रवात है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके प्रभाव के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, ना कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा और हुगली सहित गंगेय पश्चिम बंगाल के तटीय डिस्ट्रिक्टों में भी भारी वर्षा की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो फर्स्ट यूज़। अब ये प्रश्न तो आज रिकॉर्ड किया जा रहा है 21 को। अगर ये परीक्षा में आएगा तो आपको क्या याद कर रखना है कि इसने कहाँ पर अपना जो है नुकसान किया, या जो भी कहाँ बढ़ा था। ये दक्षिण पूर्व की ओर टकराया था और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं होकर ये पश्चिम बंगाल में और कहाँ पर, उड़ीसा में इसने जो है भारी वर्षा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है? 4 स्टेटमेंट है। क्या ये पॉलिसी यूएसए किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश उसके ऊपर हमला नहीं कर देता? या फिर इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश उसके ऊपर परमाणु हमला नहीं कर देता? या चीन द्वारा शत्रु देश पर पहले जैविक हमला न करने की नीति है ये? या फिर रूस द्वारा शत्रु देश पर पहले परमाणु हमला न करने की नीति है? किसकी है ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी? देखिए, यूएसए की तो है नहीं, ये गलत है। चीन की भी नहीं है ये, और ना ही है ये रूस की। तो किसकी है? ये है भारत की। तो इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश उसके ऊपर परमाणु हमला नहीं कर देता, और ऐसे देश पर तो कतई नहीं करेगा जिसके पास परमाणु हथियार ही नहीं है। तो देखिए, भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज़।
जो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग बनाता है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर परमाणु हमला नहीं कर देता। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। दुश्मन देश के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही करने का अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा, जबकि नाभिकीय कमांड प्राधिकरण का सहयोग जरूरी होगा इसमें। अब देखिए, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उन देशों के खिलाफ भारत अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सुंगोली की संधि जो हाल ही में समाचारों में रही किनके बीच है? किनके बीच है सुंगोली की संधि जो न्यूज़ में थी कल परसों? नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच, नेपाल और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तो है नहीं है, भारत और चीन के बीच भी नहीं है, नेपाल और चीन के बीच भी नहीं है, यह है नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 में सुंगोली की संधि हुई थी। सुंगोली क्या है? बिहार के बेतिया डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा के पास एक छोटा सा शहर है। इस संधि के तहत काली या महाकाली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का माना गया है। इसके अलावा सुंगोली संधि के तहत ही गंडक नदी को भारत नेपाल के बीच सीमा माना गया है। महाकाली नदी कई छोटी धाराओं के मिलने से बनी है एवं इन सभी धाराओं का जो उद्गम है वो अलग अलग होने के कारण ब्रिटिश सर्वेक्षकों ने काली नदी का उद्गम स्थान अलग अलग बताया। तो ये जो सुगौली की संधि है भारत और ब्रिटिश इंडिया के बीच जो 1816 में हुई थी। अब देखिए, सुगौली समझौता, नेपाल सुगौली समझौते के तहत काली नदी के पूर्वी क्षेत्र और लिम्पियादुरा और कालापानी और लिपुलेख पर अपना दावा करता है। इसी आधार पर नेपाल भारतीय स्थिति या उपस्थिति को अवैध बताता है। लिपुलेख दर्रा धारचूला लिंक रोड के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के उपरांत जारी नए राजनीतिक नक्शा पर भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, हाल ही में अम्फान चक्रवात की उपस्थिति बंगाल की खाड़ी में हुई है। इस चक्रवात का यह नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया है। कौन सा करेक्ट है इसमें? अम्फान तो छाया हुआ है। देखिए, बिल्कुल अम्फान चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इस चक्रवात का यह नाम म्यांमार के द्वारा नहीं बल्कि थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। अगर परसों की करंट अफेयर्स देखी होगी तो करेक्ट कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 केवल पहला सही है यहाँ पर। तो हाल ही में अम्फान चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है। इस चक्रवात का यह नाम थाईलैंड द्वारा रखा गया है, इसलिए पहला करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। बाकी पूरी जानकारी तो अभी मिली थी आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान आर्थर को लेकर किस देश में चेतावनी जारी की गई है? किस देश में चक्रवाती तूफान है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आर्थर? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर नहीं, भारत के गोवा और केरल में भी नहीं, दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू तट पर भी नहीं, अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर, आर्थर चक्रवाती तूफान। तो हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान आर्थर रविवार शाम को उत्तरी कैरोलिना तट के पास पहुंच गया। अमेरिका के मियामी स्थित राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने उत्तरी कैरोलिना के बाहरी तट पर तूफान के टकराने को लेकर चेतावनी जारी की है। इस तूफान का केंद्र उत्तरी कैरोलिना के केप हैट्रस से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से 260 मील की दूरी पर था। इस तूफान में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलीं और ये लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए, अनुमान के मुताबिक आर्थर उत्तरी कैरोलिना तट पर पहुंचने से पहले रविवार को फ्लोरिडा, जॉर्जिया, दक्षिणी कैरोलिना के तट से टकराएगा, जहां सोमवार से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी कैरोलिना के तट के कुछ हिस्सों के लिए उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी जारी की गई, जिसमें पामलिको और अल्वेमराल
साउंड सहित सिटी, सर्फ सिटी शामिल है। तो ये सब तो आपकी जानकारी के लिए है। आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट याद रखना है कि आर्थर एक उष्णकटिबंधीय तूफान है या चक्रवात है, और इसने कहाँ पर उपस्थिति दी है अपनी, अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चीनी राष्ट्रगान के गतिरोध से चर्चा में रहा हांगकांग किस देश का उपनिवेश था एवं किस वर्ष यह चीन को सौंप दिया गया? तो हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था, 1997 में चीन को सौंप दिया गया। रूस का उपनिवेश था, 1997 में चीन को सौंप दिया गया। यूएसए का उपनिवेश था, 1997 में चीन को सौंप दिया गया। ब्रिटेन का उपनिवेश था, 1947 में चीन को सौंप दिया गया। क्या है इसका उत्तर? हांगकांग समाचारों की सुर्खियों में अभी न्यूज़ में है। देखिए ब्रिटेन का उपनिवेश था ये, और 1997 में चीन को सौंप दिया गया। तो हांगकांग में चीन के राष्ट्रगान को लेकर विधान परिषद में पेश किए गए एक विधेयक पर जमकर बवाल हुआ है अभी हाल ही में। परिषद में चर्चा के दौरान लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, जिसके बाद लोकतंत्र समर्थक कई सांसदों को जबरन परिषद की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया। अब देखिए हांगकांग की विधान परिषद में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि हाउस ऑफ कमेटी को किसे चलाना चाहिए। बता दें कि हाउस कमेटी ही हांगकांग की विधान परिषद में प्रस्तुत होने वाले बिलों की स्क्रूटनी करती है, साथ में इस बात पर भी निर्णय लेती है कि विधेयक पर वोटिंग कब होगी। अब देखिए हांगकांग का मुद्दा क्या है। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था कभी, एवं 1997 में एक समझौते के द्वारा ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया। अब देखिए यहाँ आज़ादी की मांग को लेकर लाखों संख्या में पहले भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। कहाँ पर? हांगकांग में। हालांकि चीनी फौज और हांगकांग की चीन समर्थित सरकार ने महीने भर से ज़्यादा समय तक चले इस आंदोलन को हिंसक तरीके से कुचल दिया, और इस दौरान हुई झड़पों में बड़ी संख्या में कई लोग वहां पर मारे भी गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अपनी वर्षगांठ से चर्चा में रहे भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था क्या? इस मिशन को फ्लाइंग बुद्धा नाम दिया गया था क्या? भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए जैसलमेर जिले के पोखरन में स्थित रेगिस्तान का चयन किया गया था क्या? देखिए इतना तो सभी को पता होगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। करेक्ट है। कहाँ किया था? पोखरन। पोखरन याद होगा आपको, जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट में पोखरन है, और रेगिस्तान है ये एक, और राजस्थान में है। तो एक करेक्ट है, 3 करेक्ट है। लेकिन इस मिशन को फ्लाइंग बुद्धा नहीं बल्कि स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो केवल 1 और 3 सही है, यहाँ पर न्यूज़ में है, इम्पोर्टेंट है। तो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए जैसलमेर जिले के पोखरण में स्थित रेगिस्तान का चयन किया गया। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के दिन परमाणु परीक्षण करने के कारण इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, ना कि फ्लाइंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने सुबह 8:05 पर अपने पहले परमाणु बम पोखरण का सफल परीक्षण किया, और कई देशों के चेहरे की स्माइल को हमेशा के लिए उड़ा दिया, क्योंकि 18 मई 1974 को अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के समकक्ष खड़ा होने वाला भारत विश्व का 6ठा देश बन चुका था। इसके ऊपर मूवी बनी है पोखरन नाम से, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नेपाल के द्वारा नया राजनीतिक मानचित्र जारी करके किन विवादित भारतीय क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है? देखिए नेपाल ने अभी एक अपना राजनीतिक मानचित्र जारी किया, उसमें 3 विवादित क्षेत्रों को, जो कहता है नेपाली हमारा, भारत कहता है हमारा, तो उनको उसने अपने नेपाली मानचित्र में दर्शाया। कौन कौन से हैं वो? काला पानी है, और लिम्पियाधुरा ये भी है, थांगला नहीं है, लिपुलेख है। लिपुलेख है जो उत्तराखंड का दर्रा है। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा तीसरा नहीं है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में लौटाने की मांग करते हुए संसद में विशेष प्रस्ताव भी रखा था। लिपुलेख दर्रा भारत और
नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा। काला पानी के पास एक दूरस्थ पश्चिमी स्थान है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है और नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। और प्रश्न भी पूछा जाता है कि थांगला दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नीतीला दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ट्रोजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो दिखने में तो सही लगता है, मतलब रियल लगता है, ऑथेंटिक लगता है, लेकिन यदि इसे चलाया जाता है या इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तो इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ट्रोजन डाउनलोड करने पर यह डेबिट या फिर आपके क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डेटा की चोरी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इस पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं ना, ट्रोजन पर, रैंसमवेयर, इन सब पर। तो देखिए, सीबीआई ने मुद्दा किया। सीबीआई ने इंटरपोल की सूचना के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय एजेंसियों को बैंकिंग ट्रोजन सर्वेरस के संपर्क से आने से सतर्क किया है। अब देखिए, स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को कोविड-19 से संबंधित गलत लिंक डाउनलोड करने के लिए लुभाता है ये, और फिर मोबाइल से आपके डेटा की चोरी करता है ट्रोजन। अधिकारियों के अनुसार सर्वेरस नामक बैंकिंग ट्रोजन के माध्यम से कोविड-19 महामारी का फ़ायदा उठाकर किसी उपयोगकर्ता को ऐसे लिंक डाउनलोड करने के लिए एसएमएस भेजे जाते हैं जिनमें हैक करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए, बात करें ट्रोजन की, तो ट्रोजन क्या, एक सॉफ्टवेयर वायरस है जो दिखने में तो सही लगता है, ऑथेंटिक लगता है, लेकिन यदि आप इस पर क्लिक करोगे, इसको रन कर लोगे अपने प्रोग्राम में, तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या होगा, आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके यूज़र नेम पासवर्ड लीक हो सकते हैं, ये सब हैकर करता है। अब देखिए, ट्रोजन डाउनलोड करने पर ये आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर जैसी वित्तीय गोपनीय जानकारी आपसे चुरा सकता है जो आपने सेव कर रखी होंगी अपने सिस्टम में, या फिर पीडीएफ में कहीं अपना पासवर्ड लिखे रहते हैं, यूज़र नेम लिखे रहते हैं, ईमेल लिखे रहते हैं, और जो भी आपका क्लाउड स्टोरेज है, ये सब कुछ। तो देखिए, 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। जितने विद्यार्थी यूपी पीसीएस वाले हैं उनके फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई है, जून तक चली गई है। जो अभी 18 मई थी और फीस भरने की जो 21 मई थी उसको बढ़ाकर जून कर दिया गया है, क्योंकि 1 महीने का समय आपको और दिया गया है। तो जिनको भी अप्लाई करना है फॉर्म को भरते रहिएगा। धन्यवाद।